स्टूडेंट्स, अभी हमारा लेक्चर है एंट्रोपी के ऊपर। वी विल टॉक अबाउट एंट्रोपी। एंट्रोपी पे सबसे पहले एक जर्मन फिजिस्ट एंड मैथमेटिशियन जिसका नाम था रुडोल्फ गॉस ने वर्क किया 1865 और दरहकीकत में इसने बुनियाद रखी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हमारे पास है कि उसकी क्वांटिटेटिव बेसिस क्या है, यानी उसकी क्वांटिटेटिव बेसिस को डिस्क्राइब करने के लिए 1865 में इस फिजिस्ट ने वर्क किया। हमारे पास दो किस्म के बेसिस होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब ये होता है कि कुछ चीज की किसी मकदार के बारे में, अमाउंट के बारे में हमें पता चल जाए, यानी कितना है। तो इसने इस क्वांटिटेटिव बेसिस पे वर्क किया और इसने कहा कि द डिसऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम इज बेसिकली दिस एंट्रोपी, यानी सिस्टम के अंदर कितनी डिसऑर्डरी मौजूद है। दिस इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए ताकि समझ में आ जाए, एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। ये मेरे पास एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर मेरे पास कुछ लेट अस कंसीडर गोलियां पड़ी हुई है। लेट अस कंसीडर ये मेरे पास 1 2 3 4 5 and something like this. ये मेरे पास स्ट्रे के अंदर में सिस्टमेटिक वे से मैं बना और ये नेचुरली में ऐसे ही पड़ी हुई है। और भी हमारे पास ये रेड है और ये वाली मेरे पास लेट अस कंसीडर ब्लू भी है। अब ये एक स्पेसिफाइड ऑर्डर के अंदर ये गोलियां पड़ी हुई है, लेकिन मैं क्या करता हूं, इसको हिट करता हूं। जैसे इस ट्रे को मैं हिट करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये अपने पोजीशन को छोड़ देंगे और मेरे पास कुछ इस फॉर्म के अंदर ये आ जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल रेड वाला एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर। एंड लेट अस कंसीडर ये ब्लू वाला फॉर एग्जांपल मेरे पास एक इधर आया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, इधर आ गया। मैंने क्वांटिटी कम कर दी है सिर्फ समझाने के लिए। ये जो हमारे पास इसका ऑर्डर चेंज हुआ, दिस इज डिसऑर्डरी एंड दिस इज बेसिकली इज एंट्रोपी। ये दरहकीकत में एंट्रोपी है। सो मैं अगर इसकी डेफिनेशन करना चाहूं तो आई कैन डिफाइन the measure of a system's thermal energy per unit temperature। पहले तो हमने इसको डिफाइन किया in term of disorderness। अब सेकंड डिफिनेशन की तरफ जा रहा हूं, the measure of a system thermal energy per unit temperature। thermal energy per unit temperature that is unavailable, which is not available for doing useful work is basically entropy। यानी कहने का मकसद ये है कि if Q is the amount of heat and T is the temperature, so the ratio of both of them which is unavailable, ये कितना अमाउंट है जो कि unavailable है for doing useful work। इससे हम कोई भी useful work नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये दरहकीकत में डिसऑर्डरी है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि इनको ऑर्डर में लाने के लिए अब हमें वर्क करना पड़ेगा दोबारा इस पोजीशन पे लाने के लिए। तो ये सेकंड डिफिनेशन। बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हमने स्टडी किए और उससे हमें ये पता चला कि जब नेचुरल कोई भी प्रोसेस हो रहा है तो इंक्रीजिंग डिसऑर्डर में होता है, यानी डिसऑर्डर बढ़ता जाता है। और चूंकि इसका ताल्लुक
किस चीज के साथ है? टेम्परेचर के साथ है, थर्मल एनर्जी के साथ भी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर हम पूरे यूनिवर्सल की बात करते हैं तो तसलसल के साथ टेम्परेचर बढ़ रहा है पूरे यूनिवर्स का, और फिर एक ऐसे टाइम आएगा कि जब पूरा यूनिवर्स थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा सो देयर विल बी नो फ्लो ऑफ हीट, और जब फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा फिर आपके पास कोई यूजफुल वर्क नहीं होगा और यूनिवर्स कलेक्ट करेगा। वो कैसे करेगा, वो एक अलग बात। अब अगर हम बात करें कि एक सिस्टम है और उसको हमने इनरिवर्सिबल हीट फ्लो दिया, तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीज द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, ये सिस्टम के डिसऑर्डर को बढ़ाएगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि बिफोर अगर मैं बात करूं, मेरे पास एक सिस्टम है, उसमें मुमकिन तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि ये कोल्ड है, ये हॉट है, ये कोल्ड है, फॉर एग्जाम्पल ये हॉट है। लेकिन जब इरिवर्सिबल हीट की फ्लो हो रही है तो एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये पूरा सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास डिसऑर्डरिंग बढ़ रही है और बढ़ गई, पूरा डिसऑर्डर में चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल है कि अगर हम फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात करें, यानी गैस को फ्रीली मैं एक्सपेंड कर दूंगा, तो गैस के मॉलिक्यूल को अब दो मौके मिल जाएंगे, एक स्पीड उनकी बढ़ जाएगी और दूसरी बात है कि रेंडमनेस, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, और वॉल्यूम बढ़ने पे क्या हुआ कि अब मॉलिक्यूल आजादाना तौर पर उस वॉल्यूम के अंदर अप एंड डाउन, लेफ्ट एंड राइट मूव कर सकते हैं, यानी जिगजैग मोशन करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फ्री एक्सपेंशन में आपके पास डिसऑर्डर बढ़ेगी, और अगर हम क्या करें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करें, आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमारे पास क्या होगा कि हम क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम को देंगे ताकि हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी फॉर द आइडियल गैस मेंटेन रहे, यानी विल बी रिमेन सेम। सो क्यू अमाउंट ऑफ हीट हम देंगे उसको, सिस्टम को, और आपको पता है कि जब हम आइसोथर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं सो उसका टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर विल बी रिमेन्स कांस्टेंट, और टेम्परेचर कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि भाई आपकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सो इंटरनल एनर्जी में आइडियल गैस की कोई तब्दीली नहीं आएगी, और जब इंटरनल एनर्जी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि डेल यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी मेजर्ड एज जीरो। सो आई कैन राइट, यानी मैं इस बात को अगर एक्सप्लेन करना चाहूं तो मेरे पास क्या होगा कि डेल क्यू या क्यू अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम विल बी डेल यू प्लस डेल क्यू। सो ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। बिफोर एंड आफ्टर द चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर, the temperature will be remain same, changing of the thermal energy it will be remain same, और ये जो मेरे पास वर्क डन होगा ये हमारे पास बराबर आ जाएगा डेल क्यू इक्वल टू पी डेल वी। ये डेल वी दर हकीकत में मेरे पास इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है। इनिशियल में वॉल्यूम कम था और जब वर्क डन हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, मेरे पास वॉल्यूम बढ़ गया तो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम ये आ गया, और ये मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर यानी पी है। याद रहे कि यहां पर दर हकीकत में इस इक्वेशन में अगर मैं देखता हूं तो दर हकीकत में दिस इज द रेंडमनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एंड डेल क्यू मुझे क्वांटिटेटिवली ये बता रहा है कि जितना आपका वॉल्यूम में चेंजिंग आएगी, सो दिस विल बी बेसिकली प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन होगा किसका, डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल का, और दर हकीकत में डिसऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल इज बेसिकली डेल क्यू अपॉन डेल टी फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस,
यानी डेल क्यू अपॉन डेल टी दर हकीकत में डिसऑर्डरली है, और तब जाके हम एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड चेंज इन एंट्रोपी। इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन एंट्रोपी इक्वल है चेंज इन थर्मल एनर्जी अपॉन टेम्परेचर पे, यानी इन दोनों का रेशो दर हकीकत में मेरे पास एंट्रोपी है, और ये दर हकीकत में डेल वी आपको वो मेजरमेंट दे रहा है जिसके बुनियाद के ऊपर यानी रेंडमनेस बढ़ेगी, यानी मॉलिक्यूल्स को अब ज्यादा स्पेस मिल रहा है मूवमेंट के लिए भी और रेंडमनेस के लिए भी। तब इसको हमने कहा कि ये दर हकीकत में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इस क्वांटिटी के, और इसको हमने नाम दिया कि ये दर हकीकत में एंट्रोपी है। स्टूडेंट्स, चेंज इन एंट्रोपी की अगर हम बात करते हैं, डेलिस की अगर हम बात करते हैं, याद रहे कि जब आप सिस्टम को हीट दोगे एंड करोगे, सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी पॉजिटिव, और अगर आप किसी सिस्टम से थर्मल एनर्जी बाहर ले रहे हो, रिमूव कर रहे हो, सो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विल बी नेगेटिव। लेट अस कंसीडर कि हमने T1 टेम्परेचर के ऊपर, विद टेम्परेचर इज T1, Q अमाउंट ऑफ द हीट हमने एक रिजर्वायर से लिया, और हमने दूसरे रिजर्वायर को T2 के ऊपर ये अमाउंट ऑफ हीट दिया। तो जिस रिजर्वायर से हमने Q अमाउंट ऑफ हीट लिया, तो दर हकीकत में डिसऑर्डरली ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी Q अपॉन T1, Q is the amount of heat and T1 is the temperature of the reservoir, so it will reduce, यानी change in entropy or in true entropy of this system will be reduced। लेकिन जिसको हमने ये डेल Q amount of heat जब वो हमारे पास T2 टेम्परेचर पे दिया था, टेम्परेचर उसको ऐड किया था, थर्मल एनर्जी उसको ऐड की थी, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा, चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। सिंस हमें पता है कि T1 जो मेरे पास है ये ग्रेटर देन है T2 से, T1 ज्यादा है और T2 मेरे पास क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हायर टेम्परेचर के ऊपर है एज कंपेयर टू इसके। तो बस मैं लिख सकता हूं कि Q अपॉन T2 इज ग्रेटर देन Q अपॉन T1। कैसे, आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स यहां देखिएगा, अगर हम क्या करें, Q is the amount of heat, for example this is 50 joule, just for an example, and T2, as we know from the above statement, the T2 is less. Let us consider this is 2, and what I will get, I will get 25 joule per day। फिर मैं क्या करता हूं, Q तो मेरे पास वही है 15, और T1 लेट अस कंसीडर मेरे पास 5 है, हायर है, सो व्हाट आई विल डू, 10 जूल पर डे। सो दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यकीनन मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास 25 इज ग्रेटर देन 10, 25 ग्रेटर देन 10 है, जो इसको दर हकीकत में साबित करता है। सो स्टूडेंट्स, मैं अगर यहां देखता हूं तो मैंने लिखा कि चेंज, नेट चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू Q अपॉन T2 माइनस Q अपॉन T1। इसकी लॉजिक ये है कि ये मेरे पास एंट्रोपी चेंज, और ये एंट्रोपी चेंज में ये ज्यादा है और ये कम है, तो जब मैं चेंज मालूम करूंगा इट विल बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का डिफरेंस विल बी पॉजिटिव, और इसका मतलब ये हुआ कि एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी, नेट चेंज इन एंट्रोपी विल इंक्रीज। अगर मैं एंट्रोपी की यूनिट की बात करूं तो पहले भी मैंने यहां लिखा है कि ये जूल पर केल्विन है, एंड आल्सो आई हैव रिटन इट ओवर हियर। ये सारा काम करने के बाद अगर हम बात करते हैं, दर हकीकत में हमने इनिशियल में कहा था कि इस साइंटिस्ट ने, इस फिजिसिस्ट ने क्वांटिटेटिव बेसिस दिया था सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। आते हैं कि भाई फाइनली हमारे पास क्या हुआ,
तो अनदर स्टेटमेंट जो मेरे पास है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, वो ये है कि द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की एंट्रोपी की बात हो रही है ड्यूरिंग एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस हो रहा हो, आइदर रिमेन्स कांस्टेंट, या तो पॉसिबल है कि कांस्टेंट हो या फिर क्या होएगा, या इट विल इंक्रीज। तो पॉसिबल कंडीशन है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ड्यूरिंग एनी प्रोसेस आइदर इट विल बी कांस्टेंट और इट विल बी इंक्रीज। अगर हम नेचुरल किसी भी प्रोसेस को लेते हैं तो हमारे पास इंक्रीज का फिनोमेना सामने आता है, ऑलवेज इंक्रीज प्रोवाइड वी कंसीडर द होल सिस्टम, जब हम पूरे सिस्टम को कंसीडर करते हैं। अगर आप पूरे सिस्टम को नहीं कंसीडर करते हैं तो फिर दूसरी कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन पूरे को आपने कंसीडर करना पड़ेगा, तब जाके ये जो आपके पास इंक्रीज इन एंट्रोपी है, चेंज इन एंट्रोपी है, it will always increase. So this is another statement of the second law of thermodynamics. Thank you students. अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको सारा मटेरियल भी मिलेगा, एमसीक्यूज भी हम वर्क कर रहे हैं उस पे, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज भी मिलेंगे और इंशाल्लाह फिर हम टेस्ट की तरफ भी जाएंगे। इसके अलावा लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि हर फन बाहर फन आपकी बुक की एक एक चीज को समझाई जाए न्यूमेरिकल्स के साथ, बुक के अंदर मौजूद एमसीक्यूज के साथ, और भी जो भी इंशाल्लाह आगे सामने आता रहेगा इंशाल्लाह वी विल प्रोवाइड।